लिटिल एंडियन बिग एंडियन वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें क्वेश्चंस करते बताऊँ। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो क्वेश्चंस करते बताऊंगा तो तुम्हें याद रहेंगे, अलग से पढ़ाऊंगा तो प्रेशराइज होगा, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, कल तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगी, शायद आज शेयर कर दूँ, हो सकता है कल सुबह शेयर कर दूँ, तो वो जरूर अटेम्प्ट करनी है तुमने। और यार ये जो तुम क्लास के लिंक्स दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, ये मत करो। तुम लोगों ने लिया है ये कोर्स तो कुछ बेनिफिट्स तुम्हें मिलने चाहिए ना। अब मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो अलग से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो मत किया करो, फिर मेरा भी टाइम जाता है उनकी रिक्वेस्ट डिनाई करने में। और कोशिश किया करो कि उसी लिंक से ज्वाइन करो, उसी ईमेल आईडी से जो ईमेल आईडी तुमने मुझे दी है रजिस्टर करते वक्त। अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो चेंज कर लो ईमेल आईडी, मैं चेंज कर दूंगा। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने समझा था कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ओपकोड और ओपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है। इंस्ट्रक्शन एक बारी में सीपीयू के अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अगर हमने बोला कि 16 बिट्स का सीपीयू है या फिर 16 बिट्स की वर्ड लेंथ एक्सेप्ट करता है, तो यानी कि एक बारी में 16 बिट्स सीपीयू के अंदर जा रहे हैं। वो 16 बिट्स का कुछ ब्रेकअप होगा, यानी कि 16 बिट्स में से कुछ बिट्स बताएंगे कि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, कुछ बिट्स बताएंगे कि एड्रेसिंग मोड क्या है, कुछ बिट्स बताएंगे कि रजिस्टर से वैल्यू फेच करनी है अपने, तो रजिस्टर का नाम दे रखा होगा वहाँ पे, नाम इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होगा। 0011 किसी और रजिस्टर का नाम होगा, 0100 कोई और रजिस्टर होगा। ठीक है, और वैसे एक और रजिस्टर का नाम भी हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। ये होता है इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन कैसे जाता है। फिर हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है कि जब सीपीयू को कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए वो एड्रेस देगा, और वो एड्रेस किस तरीके का एड्रेस है। हमने पढ़ा कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होते हैं, यानी कि सीपीयू के पास डायरेक्टली वैल्यू चली गई है। एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एक होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम डायरेक्टली एक वैल्यू वैल्यू नहीं देते, एक वेरिएबल दे देते हैं। वेरिएबल मैंने इसको नीचे समझाया भी था यहाँ पे। सीपीयू को एक वेरिएबल दिया, वो बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है जो कि रैम में या कैश में पड़ा है। फिर हम एड्रेस बस के थ्रू उधर गए, रैम और कैश में, उधर से हमने वो वैल्यू निकाली और आके डेटा बस के थ्रू सीपीयू को दे दी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये चीज़ हमें 2-3 बार करनी पड़ती है। हमें एक एड्रेस दिया गया, एक वेरिएबल दिया गया, हम उधर गए, फिर उधर से हमें किसी और तीसरी जगह का एड्रेस दिया गया, फिर उधर गए, फिर उधर से चौथी जगह का एड्रेस दिया, फिर उधर गए, उधर जाके हमें वैल्यू मिली एक्चुअल में, फिर उधर से वैल्यू उठा के हमने डेटाबेस के थ्रू सीपीयू को दे दी। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोल लो या फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, उसमें हम रैम में नहीं जाते, कैश में नहीं जाते, हम डायरेक्टली रजिस्टर से ही वैल्यूज उठाते हैं। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड एक ऐसा मोड एड्रेसिंग मोड है जिसमें हमें ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता है, हमने जैसे ये इसके कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीएलए, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। इसका काम क्या होता है कि एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर क्या होता था, जो कि एएलयू यूनिट के साथ जुड़ा है, एएलयू यूनिट का लेटेस्ट आउटपुट जो है उसने रिकॉर्ड कर रखा है। अब सीएलए क्या करेगा, उसके अंदर अगर 0100 है तो उसको उल्टा कर देगा, 1011 कर देगा। तो यानी कि जो बिट्स होते हैं उनको इन्वर्स कर देता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड एरेज को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, आपको दी जाएंगी वैल्यूज रजिस्टर की, लेकिन जब आप रजिस्टर में फैच करने जाओगे वो वैल्यू, तो आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमें मेमोरी या रैम में से किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रखा है। तो फिर आपको सीपीयू से बाहर निकल के, रजिस्टर से बाहर निकल के जाना पड़ेगा उधर उस मेमोरी में, फिर उधर से आपको डेटा लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स।
फिर हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दो तरीके के होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से डिजाइन होंगे, ओप कोड कहाँ पे लगेगा, कितने बिट्स का होगा, ये सब चीजें। तो वो दो तरीके के होते हैं, RISC और CISC। ये थ्योरी बेस्ड पार्ट है। RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC में याद रखना, RISC जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो ट्राई करता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो नंबर ऑफ साइकिल्स लगे वो कम हो, इंस्ट्रक्शंस चाहे ज़्यादा हो जाए। CISC ट्राई करता है कि साइकिल्स चाहे ज़्यादा हो जाए लेकिन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कम देंगे। फिर हमने पढ़ा कि क्लॉक साइकिल क्या होता है। क्लॉक साइकिल को आज हम वापस से देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि आज ज़रूरी है उसको वापस देखना। बेसिकली टाइम टेकन बाय एन इंस्ट्रक्शन टू मूव टू नेक्स्ट स्टेज, वो एक क्लॉक साइकिल होता है। एक छोटा छोटा रफ आइडिया ले लो। क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में CPU परफॉर्म कर पा रहा है, उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो कि तुम्हारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स में, लैपटॉप के प्रोसेसर्स में होते हैं CPUs, उनकी लगभग 2.2 गीगाहर्ट्ज के आसपास अराउंड होती है। ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। हाँ, फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। एग्जाम्पल 1 किया था, एग्जाम्पल 2 किया था, एग्जाम्पल 3 तुम्हारा होमवर्क था, और जो दूसरी वीडियो थी उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तुम्हारा होमवर्क था। वो किया तुमने? रिप्लाई करो यार, ग्रुप खाली पड़ा है। ओके, ग्रुप में भी रिप्लाई कर सकते हो, चैट में भी कर सकते हो, दोनों है हमारे पास आज। देखो, इंटरेक्शन तो बनाना पड़ेगा तुम्हें, इंटरेक्ट करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हो। नहीं क्या, कोई बात नहीं। किया, ठीक है, अभी अभी किया। नहीं किया, चलो। मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें आज वापस, जो कि तुम्हें कल शायद समझ नहीं आया था। सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आज तुम्हें ट्राई जरूर करना है। देखो 10 मिनट के ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। तुम ट्राई करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से वहां तक पहुंच जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं फाइनल एग्जाम में। तो आज कर लोगे तो तुम्हें वहां पे जाके एकदम से याद आएगा, अरे ये तो किया हुआ है, ये तो हो ही जाएगा। तो उधर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वो बहुत इनवैल्यूएबल होता है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। उधर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम टाइम फ्रेम, जो गिवन टाइम फ्रेम में 3 घंटे का शायद पेपर होगा, तो उसमें आराम से कर लोगे। चलो आ गया था समझ। कुछ लोगों ने नहीं किया तो मैं एक बार करके बताता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन स्पेशली। जो अगला क्वेश्चन थर्ड है, और जो नेक्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो तुम्हें वापस से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 तो हमने कर ही लिया था। एग्जाम्पल 1 तो वापस बताने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। एग्जाम्पल 2 करते हैं। देखो इधर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक प्रोसेसर है, उसके पास 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। 16 रजिस्टर्स हैं। सबसे पहले समझो 16 रजिस्टर्स का मतलब क्या है। सीपीयू के अंदर 16 अलग अलग छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस पड़ी है, जिनके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं।
अब हर रजिस्टर, अगर सीपीयू को बताना है कि मुझे इस वाले रजिस्टर से कुछ डेटा चाहिए, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि कौन से वाले रजिस्टर से चाहिए एग्जैक्टली। तो हर रजिस्टर का एक अलग अलग नाम होगा। सपोज करो कि फर्स्ट रजिस्टर का नाम मैंने रख दिया 1, अगले का 2, अगले का 3, अगले का 4, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं। एक का नाम 0 रखा, एक का नाम 1, ऐसे करते करते मैं अगर 15 तक नाम रख दूं तो मेरे पास टोटल 16 रजिस्टर्स कवर हो गए। अब इन्हीं को मैं बाइनरी में लिखूंगा। 15 को लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं 15 को बाइनरी में कैसे लिख सकता हूँ? मैं 15 को बाइनरी में ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट पहले वाले 1 का मतलब 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 बन गया। वैसे में ये सारे नंबर्स 4 बिट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बिट्स यूज किए, 4 बिट्स। तो यानी कि अगर मुझे सीपीयू को बताना है कि कौन से रजिस्टर से उसको डेटा चाहिए, तो रजिस्टर का नाम बताएगा। रजिस्टर का नाम मतलब रजिस्टर का ये नंबर पर्टिकुलरली। रजिस्टर का नंबर बताने के लिए कितने बिट्स लगेंगे, तो हम मैक्सिमम बिट्स बताएंगे कि 4 बिट्स लगे, मतलब 4 बिट्स जो लग रहे हैं। ज़्यादा नहीं बताएंगे, ज़्यादा बताने का मतलब वो वेस्टेज हो रहे हैं बिट्स। हम मेमोरी लोकेशन वेस्ट नहीं करना चाहते कभी भी। 4 बिट्स लगे। अब ये तो हमने पूरा मैनुअली देखा कि 0 से 15 तक लिखा, फिर 15 को बाइनरी में किया। तो इसको छोटा करने का तरीका है, हाँ, हम हमेशा ये देखते हैं कि 2 की कितने मल्टीपल्स में 16 बन रहा है। 2 इंटू 2 4 बना, 4 इंटू 2 8 बना, 8 इंटू 2 16, 16 बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो ये जो 4 आया, ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। इसका मतलब मुझे 4 बिट्स लगेंगे रजिस्टर का नंबर बताने के लिए, एक रजिस्टर का नंबर बताने के लिए। चलो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ। फिर इन्होंने कहा कि और क्या, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने कहा कि सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है उसमें टोटल 16 बिट्स हैं। सोलह बिट्स हैं और 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन है, मतलब 3 कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है अलग अलग। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है रजिस्टर टाइप, रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हम बात करेंगे कि हमें सीपीयू ने रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन दी है, तो इसका मतलब कि उसके पास 3 ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड्स तुम्हें पता है 3 4 5 जो ये वैल्यू होती है हमारी कि कौन से नंबर को ऐड करना है, कौन से को मल्टीप्लाई करना है, वैसे वो ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने लोकेशन दे दी कि इस लोकेशन में वो चीज़ पड़ी है। तो ऑपरेंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो लोकेशन होगी या डायरेक्टली डेटा हो, वो डिपेंड करता है कि एड्रेसिंग मोड क्या है। 3 ऑपरेंड्स होंगे अगर रजिस्टर टाइप है तो। मेमोरी टाइप है तो अगर मेमोरी टाइप वाला इंस्ट्रक्शन है तो ये कह रहा है कि 8 बिट का मेमोरी ऑफसेट है। अब तुम पूछोगे कि मेमोरी ऑफसेट क्या होता है, अभी तुम्हें नहीं पता मेमोरी ऑफसेट क्या होता है तो छोड़ दो। मान लो कि कुछ भी रैंडम चीज होती है, उसके लिए 8 बिट रिजर्व्ड है, हम वो 8 बिट यूज ही नहीं कर सकते। 8 बिट रिजर्व्ड है। मेमोरी टाइप में एक तो 8 बिट जो है वो रिजर्व्ड है और एक ऑपरेंड भी है। तीसरा ये कह रहे हैं, तीसरा ब्रांच टाइप है इंस्ट्रक्शन। अब मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने इसको ए माना था रजिस्टर टाइप को, मेमोरी टाइप को बी माना था, ब्रांच टाइप को सी माना था, इजी बनाने के लिए। लेकिन आज हम ऐसा कर रहे हैं ताकि थोड़ा पता भी चल जाए कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, 2 ऑपरेंड्स हैं और ये सब यहाँ पे दे रखे हैं। अगर तुम यहाँ पे देखो, जो आरआईसी प्रोसेसर 16 जनरल पर्पस रजिस्टर, वो हमने बना लिया कि 4 बिट्स लगेंगे रजिस्टर का नाम बताने के लिए। 16 बिट का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, हमने 16 बॉक्सेस बना लिए, एक बॉक्स एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इधर दिया द रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन हैज 3 रजिस्टर्ड ऑपरेंड्स एंड मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शन हैज 8 बिट ऑफसेट एंड अ सिंगल रजिस्टर। रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेंड्स थे, लिख लिए। मेमोरी टाइप में 8 बिट ऑफसेट था, यानी कि 8 बिट रिजर्व थे और साथ में एक ऑपरेंड भी था। ब्रांच टाइप में 2 ऑपरेंड्स हैं। ये बताओ, चाहे रजिस्टर टाइप का इंस्ट्रक्शन है, चाहे मेमोरी टाइप का, चाहे ब्रांच टाइप का, एक इंस्ट्रक्शन में एक बारी में 16 बिट्स ही होंगे। यहाँ पे दे रखे 16 बिट्स। अब ये बताया इन्होंने कि एक रजिस्टर का नंबर बताने के लिए प्रोसेसर 4 बिट्स यूज कर लेता होता है, जो कि हमने फाइंड आउट किया। अब इन्होंने बोला कि जो
ये बेसिकली जो मैंने 3 ऑपरेंड्स लिखे हैं ना, ये रजिस्टर के ऑपरेंड्स है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 3 रजिस्टर ऑपरेंड्स, सिंगल रजिस्टर ऑपरेंड, 2 रजिस्टर ऑपरेंड। रजिस्टर का ऑपरेंड मतलब कि रजिस्टर का नाम बताया गया, फिर हमें वहां पे जाके वैल्यू उठानी है। 3 ऑपरेंड्स और 3 रजिस्टर्स, यहाँ पे एक ही बात है क्योंकि दे रखा है उधर 3 ऑपरेंड्स है जो कि रजिस्टर के फॉर्म में हमें दे रखे हैं और वहां से जाके हमें वैल्यू उठानी है। तो अगर एक रजिस्टर के लिए सीपीयू 4 बिट्स यूज करता है, तो 3 रजिस्टर्स के लिए 12 बिट्स यूज कर लिए, 12 बिट्स यूज्ड। यहाँ पे एक ऑपरेंड यानी कि एक रजिस्टर है तो 4 बिट्स, 8 बिट वैसे ही रिजर्व्ड थे, तो यहाँ पे भी 12 बिट्स रिजर्व्ड, 12 बिट्स यूज्ड हो गए, जिनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। ब्रांच टाइप में 2 ऑपरेंड्स यानी कि 4 इंटू 2, 8 बिट्स रिजर्व हो चुके हैं, उनसे हम बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। ये तो था जो डेटा इसमें दे रखा है। अब इन्होंने कहा है कि रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शंस जो है उनके 8 यूनिक पोर्ट कोड्स हैं। अब एक बात देखो, टोटल 16 बिट थे, रजिस्टर टाइप में अभी तक तो 12 ही बिट्स यूज हुए हैं, तो 4 बिट्स जो बचे उनमें भी तो कुछ जाएगा ना। जो 4 बिट्स बचे उनमें क्या जाएगा, ओप कोड, क्योंकि ओप कोड के बिना तुम क्या ही ऑपरेशन करोगे, सीपीयू को क्या पता चलेगा कि जो मेरे पास डेटा है उसका करना क्या। सबसे इंपॉर्टेंट तो ओप कोड ही होता है। तो रजिस्टर टाइप में ये कह रहे हैं कि हमारे पास 8 यूनिक ओप कोड्स हैं। जैसे 16 रजिस्टर्स थे वैसे हम ये लिख सकते हैं कि 8 ओप कोड्स हैं। ओप कोड्स मतलब 8 ऑपरेशंस है, ऐड का एक ऑपरेशन, एक मल्टीप्लाई का, एक सब्ट्रैक्ट का, एक डिवीजन का, एक मॉड्यूलो का, ऐसे 8 है। लेकिन सीपीयू तो नहीं समझता कि ए डी डी ऐड होता है, एम यू एल मल्टीप्लाई होता है, वो तो बाइनरी समझता है। तो यानी कि हमने जरूर ऐड मल्टीप्लाई को भी कोई ना कोई नाम दिया होगा, कोई ना कोई नंबर दिया होगा। सपोज करो ऐड को मैंने 0 बोल दिया, मल्टीप्लाई को 1 बोल दिया, डिवीजन को 2 बोल दिया, सब्ट्रैक्ट को 3 बोल दिया, मॉड्यूलो को 4 बोल दिया, ऐसे करते करते टोटल 8 टोटल होने चाहिए, तो मैंने 7 तक कर दिया क्योंकि मैं 0 से काउंट कर रहा हूँ। अब सीपीयू बाइनरी समझता है तो हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 7 को हम लिख सकते हैं 111 लिख सकते हैं, हाँ 111 लिख सकते हैं, और 0 को हम 000 लिख सकते हैं। तो टोटल हमने देखा कि हम टोटल 3 बिट्स यूज कर रहे हैं। ये हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 8 बनाना है हमें, तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 बना, नहीं अभी बात नहीं बनी, एक और बार मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, तो यानी कि 2 की पावर 3। तो इधर से भी डायरेक्ट पता चल गया कि हमने 3 बिट्स यूज करने हैं ओप कोड बताने के लिए रजिस्टर टाइप में, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर टाइप पहले वाली कैटेगरी के लिए 3 बिट्स यूज करने हैं। टोटल 4 बिट्स थे, 4 बिट्स थे, इन्होंने बोल दिया कि 3 बिट्स जो है वो आप यूज कर सकते हो इसके लिए। तो हमने ये वाला यूज कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। जो फर्स्ट वाला है कुछ तो उसमें जाएगा, खाली थोड़ी जाएगा वो, तो उसको हम 0 से कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, क्या ही फर्क पड़ा, नंबर तो वही रहा 1 से 7 तक, 0 से 7 तक, यानी कि टोटल 8। चलो ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि जो मेमोरी टाइप है, अब मेमोरी टाइप में भी 4 ही बिट्स बचे हैं, देखो टोटल 16 थे, 12 यूज हो चुके हैं, 4 बचे ओप कोड के लिए। ये कह रहे हैं कि 6 यूनिक ऑप कोड्स होंगे मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए। मेमोरी टाइप के लिए टोटल 6 ऑप कोड्स हैं, तो उन 6 का नाम 8 से शुरू होगा। 8, एक को 8 नंबर दे दिया, एक को 9 दे दिया, एक को 10, ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 तक, टोटल 6 ऑप कोड्स हो गए उसके, 8 9 10 11 12 और 13। हर का एक एक नंबर दिया था, 8 से 13 तक हो गए। अब 8 को तुम क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। 13 को क्या लिखोगे, 13 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 4 1101। 13 को बाइनरी में 1101 लिख सकते हैं। तो हम टोटल ये चला सकते हैं। तुम एक चीज देखो कि जो भी ये 8 से 13 तक के तुम बाइनरी लिख रहे हो ना, इनमें फर्स्ट डिजिट हमेशा 1 आ रही है, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी यहाँ पे 0 रख दी तो वो तो रजिस्टर टाइप के ऑप कोड्स हो गए, और ऑप कोड्स कोई भी 2 ऑप कोड्स का सेम नंबर नहीं हो सकता, हर फंक्शन ही अलग है, ठीक है। 1 मैक्सिमम जो रेंज जा रही है इसकी वो है 1101। यहाँ तक हमारे मेमोरी टाइप कंप्लीट हो रही है। ध्यान से देखना एक बात कि अभी तक हमने ये दिया है, अगर कोई 14th नंबर होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1110। इसको थोड़ा वापस लिख देता हूँ।
देखो यहाँ पे 8 से शुरू हुआ, एट, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 8 को हमने क्या लिखा था 1,000, 13 को हमने लिखा था 1101। अगर कोई 14th भी होता तो हम लिखते 1110। अगर कोई 15th भी होता तो हम लिखते 1111, लेकिन है नहीं, यहाँ तक ही थे, तो ये तो बच गए हैं। अभी हम 2 ओपकोड्स और ऐड कर सकते हैं अभी, ये देखो अभी। ठीक है, ये जो भी अभी तक डिस्कस किया ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, वो डिस्कस किया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक ओपकोड्स पॉसिबल फॉर ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस। ध्यान से देखना, टोटल 16 बिट्स थे, हमने ब्रांच में अभी तक सिर्फ 8 यूज की, हमारे पास 8 बिट्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी 8 बिट्स बचे हैं, 8 बिट्स में से अब ऐसे में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बोलते हैं कि आप 8 के 8 बिट्स ऑपकोड्स के लिए यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देते हैं कि बचे जरूर 8 हैं, लेकिन आप यूज सिर्फ 4 ही कर सकते हो। बाकी 4 जो है वो कुछ और होंगे, जो कि अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, दे रखा होगा कि 4 यूज करने तो बस 4 यूज करने, नहीं दे रखा तो हम 8 के 8 यूज करेंगे। अब ये बताओ, जो 4 बिट्स हैं ये वाले, जिनमें हम अभी तक मान लो परफॉर्म कर रहे थे, या फिर ऐसा भी मत समझो, तो स्टार्टिंग के 4 बिट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। यहाँ पे हम 0000 भी लगा चुके हैं, ये वाला 0,111 तक लगा चुके हैं सारे। फिर उसके बाद हमने 1,000 से भी स्टार्ट कर दिया, 1101 तक पहुंच गए। बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस, 2 कॉम्बिनेशंस ये वाले, सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशंस बचते हैं। तो यानी कि 4 बिट्स जो शुरू के वो तो हमारे फिक्स है, या तो वो 1110 होंगे या 1111 होंगे। आगे वाले कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है, तो मैंने XX बना लिया। अब तुम ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो अलग अलग। मैं लिख सकता हूँ 1110 आगे 0000, मैं इसको 0001 भी कर सकता हूँ, ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा, मैं 0010 कर सकता हूँ, तो बहुत सारे कर सकता हूँ। तो इसका सिंपल सा तरीका है, ये 4 बिट्स हैं तो 2 की पावर 4 कर दो, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस इसके बने, 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे। वैसे 16 इधर के भी बनेंगे, अगर तुमने यहाँ पे 00 लगाया या फिर यहाँ पे 00 लगाया तो फाइनल वैल्यू तो अलग अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके 0 और यहाँ पे 1 है। बाकी जब सही सेम, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग हो रही है, तो इसके अलग काउंट होंगे ऊपर वाले के, इसके नीचे वाले के अलग काउंट होंगे। टोटल कितने हो गए, 16 + 16 32 कॉम्बो। वही आंसर है इस क्वेश्चन में। अब ये एक्सप्लेन किया मैंने तो तुम्हें शायद 10-15 मिनट लग गया, बट कर तो 2 मिनट में इसका आंसर आता, क्योंकि मैंने किया क्या, एक्सप्लेन में ही टाइम किया। अगर मैं इसको लिखता, सिर्फ और लिखता और सोल्व करता, तो 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं है। तुम जब एग्जाम्पल 3 करोगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कितनी इजी क्वेश्चन था। हाँ, आंसर 32, 32 आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बता देता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल 3 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ये तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसको जरूर ट्राई करना। जो चीजें तुम्हें इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही, मतलब कुछ टर्म्स है, जैसे आई टाइप लिखा है, आर टाइप लिखा है, तुम्हें नहीं पता ना क्या है, तो उसको ABCD मान लो, भूल जाओ किसका कुछ मतलब होता है, ABCD कुछ भी रैंडम मान लो, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है हमें इसमें। एक ये सोल्व करना है तुम्हें, एक और मैंने वीडियो का लिंक भेजा था, वो ये थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये भी वैसा सी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। नहीं होता तो मैं बाद में करा दूंगा, पर ट्राई जरूर करना जिन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया, समझ आया तुम्हें? ग्रुप में एक बार बताओ, एग्जाम्पल 2। एट अ टाइम हम 4 बिट्स यूज कर सकते हैं, हमारे पास बचे ही 4 थे। जो ए कैटेगरी यानी कि रजिस्टर टाइप कैटेगरी थी, और जो मेमोरी टाइप कैटेगरी थी, उनमें बचे ही 4 थे। बाकी जो 12-12 बिट्स थे वो रिजर्व्ड थे ऑलरेडी, या तो ऑपरेंड के लिए या फिर ऑफसेट के लिए। ऑफसेट अलग चीज होती है, हमें नहीं पता, बट रिजर्व्ड थे मान लिया। तो हमारे पास बचे ही 4 थे, अब हमें उन्हीं 4 से ऑपकोड बनाना।
वो क्वेश्चन में दे रखा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। थर्ड टाइप जो था ब्रांच टाइप, उसमें हमारे पास 8 बिट्स बचे थे, तो हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। थ्री बिट यूज कैसे करते? हाँ देखो, सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन जो जाना है वो 16 बिट में ही जाएगा। तुम 15 नहीं कर सकते उसको, 12 नहीं कर सकते, जाएगा 16 में। अगर कुछ खाली स्पेसेस बड़े हैं स्टार्टिंग के, पड़े हुए हैं खाली, तो उनको 00 लिख दो, क्योंकि अगर तुम 00 लगाते हो बाइनरी नंबर्स में स्टार्टिंग में, तो उससे एक्चुअल वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। हाँ, एक रजिस्टर 4 बिट लेता नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं, तो हमने निकाला कि हाँ 4 बिट्स लगेंगे एक रजिस्टर के। अब जो एग्जांपल 3 तुम्हें सामने दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने बोला कि 64 रजिस्टर्स हैं, तो 64 रजिस्टर्स यानी कि 6 बिट लगेंगे एक ऑपरेंड के लिए, एक रजिस्टर के लिए। ये 4 बिट लेते हैं ये वाला डिफाइन नहीं है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुम्हें बताएंगे ये कि कितने रजिस्टर्स हैं। हमने निकाला कैसे था कि ये 4 बिट लगते हैं एक रजिस्टर के लिए, हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कहाँ से किया, हमें टोटल रजिस्टर 16 गिवन थे, तो हमने 2 की पावर देखा कि कितने पे 16 बनता है, तो हमने 2 की पावर 4 पे देखा, यानी कि 4 बिट्स। अगर वैसे ही 32 दे रखा होता तो 2 की पावर 5, तो यानी कि एक रजिस्टर के लिए हम 5 बिट्स यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं, ये वाला हो गया। अच्छा चलो, एक एग्जांपल जस्ट इमेजिन करना तुम लोग, और हाथ हाथ रिप्लाई करते रहना। ये 3-4 ही लोग हैं जो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं ग्रुप में, बाकी लोग हैं काम भाई। रिप्लाई करो, इंटरेक्शन बनाओ, ठीक है। देखो, तुम लोगों में से होस्टलर्स कौन कौन है? होस्टलर्स कौन कौन है? ठीक है, अनमोल कुमार सिंह, कुलदीप। और कौन कौन है होस्टलर्स? ठीक है। ठीक है, बहुत सारे होस्टलर्स हैं। तुम्हारे हॉस्टल में हूँ मैं तो। ठीक है भाई, लीक कर दो सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा चलो, हॉस्टल का ना एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, तुम मुझे बताओ। मेस में जब हम खाना खाने जाते हैं, तो ऐसे ना कुछ बॉक्सेस में उन्होंने सामान जचा रखा होता है। यहाँ से तुम लेते हो सब्जी, फर्स्ट वाला जो होता है स्टॉल,
सेकंड वाले से तुम्हें क्या मिलता है? दाल। थर्ड वाले पे क्या होता है? मतलब ठीक है, राइस भी होते हैं एक में, ठीक है, एक में कर्ड भी होता है मान लो, और एक से तुम्हें मिलती है चपाती। ठीक है, ये इमेजिन करके रखना, मैं इनको वापस से नीचे बना रहा हूँ। 5 स्टॉल्स होते हैं जब तुम मेस में खाना खाने जाते हो, और जो लोग हॉस्टलर्स नहीं है, जो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। 5 स्टॉल्स हैं, यहाँ पे तुम लाइन बना के खड़े हो। ठीक है, तुम बहुत सारे लोग हो जो पीछे तक लाइन तुम्हारी चल रही है, तुम लोग लाइन बना के खड़े हो। अब तुम लोग पहले इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर आगे ऐसे जाते रहोगे, है ना, प्लेट में खाना डालने। जस्ट इमेजिन कि ये जो ये जो तुम हो, ये तुम यहाँ पे पहुंचे, तुमने कुछ लिया, और तुम यहाँ पे पहुंचे, तुमने और सामान लिया, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। एक बात बताओ, जब तुम ये सब कर रहे होगे, तो जो पीछे वाले लोग हैं ये क्या यहीं पे खड़े रहेंगे? बताओ तो, जवाब दो। तुम्हारा वेट करेंगे कि तुम जब सारा सामान ले लोगे, फिर बहुत डिसेंटली हम आएंगे तुम्हारे पीछे, पहले तुम लो सारा सामान फिर हम लेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। क्या होता है कि जब तुम यहाँ पे पहुंचे हो, जस्ट सपोज तुम जब यहाँ पे पहुंचे, या फिर यहाँ पे पहुंचे, तो जो ये वाला बंदा था, ये खड़ा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। वैसे ही जो ये सारे के सारे हैं, ये भी खड़े नहीं रहेंगे, ये थोड़े आगे आ जाएंगे, एक एक स्टेप आगे। फिर जब तुम यहाँ से ले लोगे, तो तुम नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाओगे, नेक्स्ट रोल पे। तो ये सब जो है, जैसे सेकंड वाला जो ये बंदा था, अभी एंट्री कर जाएगा फर्स्ट वाले में, यानी कि इसको भी खाना मिलना शुरू हो गया। और जो पीछे वाले हैं, वो एक स्टेप और आगे आ जाएंगे। ऐसे करने से क्या हुआ? जब जो पहला केस हमने डिस्कस किया, उसमें क्या था कि फर्स्ट स्टॉल, अगर तुम फोर्थ स्टॉल पे पहुंचे हो, तो फर्स्ट भी खा लिए, सेकंड भी खा लिए, थर्ड भी खा लिए, वो यूज ही नहीं हो पा रही। ठीक है, वहां पर लोग खड़े हैं तुम्हें खाना डालने के लिए, वो भी यूज ही नहीं हो रही है स्टॉल से, और टाइम भी जा रहा है, क्योंकि जहाँ एक बंदा, अगर पांचों स्टॉल्स में मान लो कि एक स्टॉल पे 1 सेकंड लगता है, ठीक है, अगर पहला वाला केस देखें, तो पहले तुम्हें 5 सेकंड लगेंगे सारा सामान लेने में, फिर अगले वाले को 5 सेकंड लगेंगे, फिर तीसरे वाले को 5 सेकंड, तुम्हें तो उतना ही टाइम लगना है, लेकिन जो सामान डाल रहे हैं उनके लिए भी सेम हो जाएगा, कि 5 सेकंड तक, शुरू के 5 सेकंड में उन्होंने सिर्फ एक को दिया, अगले 5 सेकंड में उन्होंने दूसरे को दिया। अब क्या हो रहा है कि इस बंदे ने 1 सेकंड में पहले तुम्हें दे दिया, फिर अगले दूसरे सेकंड में किसी और को दे दिया, फिर अगले तीसरे सेकंड में किसी और को। इसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई? पहले 5 सेकंड में सिर्फ एक जना को निपटा रहा था ये, अब हर सेकंड में एक को दे रहा है सामान, तो एफिशिएंसी बढ़ गई, कम टाइम में ज्यादा काम कर पा रहा है। और हम प्रोसेसर से क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं। इसी को बोलते हैं पाइपलाइनिंग। ये कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये जो एग्जांपल है इसको याद रखना, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो वीक 2 आज हमने स्टार्ट की, इस पाइपलाइनिंग के साथ मैं वीक 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। वीक 2 हमारा कल खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जांपल है, इसी के बेसिस पे 2-3 चीजें बतानी है तुम्हें, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। कल वीक 2 खत्म होगा हमारा, असाइनमेंट में कल फर्स्ट की दूंगा, वो कंप्लीट करनी है। वीक 2 वाली असाइनमेंट तुम्हें परसों दे दूंगा, परसों सुबह तक कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्टोल्स थी, तो हमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम उसको साइड बाय साइड यूज कर रहे हैं, किसी भी स्टोल को एम्प्टी नहीं रख रहे। हाँ, स्टार्टिंग में जब ये पहला इंसान जो है, ये जब तक सेकंड पे पहुंचा, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ खा लिया, मान लिया। लेकिन जब एक बार ये यहाँ से क्रॉस करके जाएगा, तो पीछे वाले लोग इसके पास यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद कोई भी खाली नहीं रहेगी। यही कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइनिंग का। हाँ, सारे मूव होंगे साथ में। ठीक है, तो इसमें
टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं कि पाइपलाइन, हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। टेक्निकल टर्म ये होती है कि पाइपलाइनिंग से पाइपलाइनिंग increases throughput of the system। ये टेक्निकल टर्म है थ्रूपुट, हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं, थ्रूपुट टेक्निकल टर्म है, याद रखना, पाइपलाइनिंग इंक्रीजेस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये जो 5 स्टोल्स मैंने बताए ना, ये जो 5 स्टोल्स लगे हुए इनके नाम होते हैं कुछ। जो पहली स्टोल है, तुम्हें याद है? अच्छा, स्टार्टिंग में ना हमने एक इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ी थी, इंस्ट्रक्शन फैचिंग, इंस्ट्रक्शन डिकोड। वो जिसको याद है ना वो एक बार ग्रुप में लिख के बताओ, पूरी साइकिल लिखना लाइन वाइज, कि सबसे पहला स्टेप स्टेज क्या होती है, दूसरी स्टेज क्या होती है। 6 स्टेजेस हमने लिखी थी, जल्दी जल्दी लिखो। टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, आज तो पनीर है तो और भी नहीं। अनिमेश भाई कह रहे हैं ना भाई ऐसा नहीं होता। क्यों भाई, आज ऐसा क्यों नहीं होता? इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूशन, आउटपुट और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बहुत सही। हाँ हाँ, बाकी लोग भी लिखो। फेच, डीकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट, आउटपुट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है ठीक है, सबको आता है। इसी में ना थोड़े मॉडिफिकेशंस हैं जब हम पाइपलाइनिंग की बात करते हैं। ठीक है, टोटल ना 5 स्टेजेस होती है उसमें। फर्स्ट स्टेज इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन फैचिंग की होती है। सेकंड स्टेज होती है इंस्ट्रक्शन डीकोड। इंस्ट्रक्शन डीकोड में ही हम क्या कर लेते हैं, ऑपरेंड फैच भी साथ में कर लेते हैं। ऑपरेंड फैच करने हैं या फिर रजिस्टर फैचिंग करनी है, रजिस्टर्स निकालने हैं कि कौन से रजिस्टर्स में डेटा पड़ा, वो सब भी साथ में कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूशन हो जाता है। और हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सी मेमोरी लोकेशन, यानी कि कौन से मेमोरी एड्रेस में हमें अपना आउटपुट स्टोर करवाना है। कैलकुलेट एड्रेस। फोर्थ स्टेज आती है एमईएम की, मेमोरी एक्सेस की, जहां पर हम उस लोकेशन को एक्सेस करते हैं एक्चुअल में जो हमने एड्रेस कैलकुलेट किया था। लास्ट में स्टेज आती है राइट बैक की। राइट बैक में हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटा एक्चुअल में हमारे पास आउटपुट्स आए हैं उनको मेमोरी में लिख देते हैं, बसेस में लिख देते हैं, मेमोरीज में लिख देते हैं। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 है, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इंस्ट्रक्शन 6, इंस्ट्रक्शन 7, इंस्ट्रक्शन 8। एक बार मैं क्लॉक साइकिल को थोड़ा टच करता हूँ। तुम लोगों को वो गेम याद है जो पहले खेलते होते थे हम, कि उसमें क्या होता था, एक जना टर्न लेके आता था और वो दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो जाता था। ठीक है, अब हम जो लोग हैं, हम 4-5 लोग उसकी बैक की तरफ, उसकी पीठ की तरफ पीछे खड़े हो जाते थे, बहुत पीछे।
जैसे ये बंदा उधर पीछे मुड़ के देखता था जो टर्न ला रहा है, तो हमें स्टैचू होना पड़ता था पीछे वाले को। फिर जैसे ही टर्न वाले बंदे ने फेस आगे किया, तो हम भाग के इसकी तरफ आते हैं, टर्न वाले की तरफ। जैसे ही फिर वो पीछे देखता तो हम रुक जाते थे, स्टैचू हो जाते थे। तो हमारा मेन मोटिव होता था कि हमें इस तक पहुंचना है। उस गेम का नाम क्या था? किसी को भी नाम नहीं याद क्या? स्टैचू स्टैचू गेम? स्टैचू स्टैचू तो नहीं था। अच्छा, रेड लाइट ग्रीन लाइट, हाँ शायद यही था। डोल वाला गेम। और स्क्विड गेम्स में भी था? नहीं, वो देखी नहीं भाई मैंने। डोल वाला गेम। चलो जो भी गेम था, मतलब तुम्हें गेम तो समझ आ गया ना कि वो गेम था। जब जब तक मैं पीछे नहीं देख रहा, तब तक लोग मेरे पास आ सकते हैं। जैसे मैं पीछे देखूंगा वो सारे रुक जाएंगे, जो भी वो कर रहे हैं रुक जाएंगे, है ना। थ्री क्लैप, एग्जैक्टली, थ्री क्लैप भी नाम था इसका। 1 2 3 स्टैचू भी, अलग अलग जगह के अलग नाम थे। तो इस गेम में बेसिकली हो क्या रहा है समझ लो। मैं टर्न लेके आ रहा हूँ, तुम सब लोग पीछे खड़े हो। मेरी टर्न है, तुम सब लोग पीछे खड़े हो। जैसे ही मैं सामने देख रहा हूँ, तुम लोग मेरी तरफ आ सकते हो। जैसे मैं पीछे देखूंगा, तुम लोग रुक जाओगे, तुम अपना सारा काम छोड़ दोगे, बिल्कुल स्टैचू हो जाओगे। जो ये ड्यूरेशन है ना, कि मैं सामने देख रहा हूँ और फिर मैंने पीछे देखा, या फिर मैंने पीछे देखा उसके बाद मैंने सामने देखा, इसको बोलते हैं क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल का मतलब कि एक सिग्नल मिला, उस सिग्नल में कितना काम हो सकता है, ऐसा समझ सकते हो क्लॉक साइकिल को। जैसे मैं यहाँ पे सामने देख रहा हूँ, तुम लोग मेरे पास आ रहे हो। द मोमेंट मैंने पीछे मूव किया, तुम लोग रुक गए। तो इस ड्यूरेशन के बीच जो तुमने काम किया, इस ड्यूरेशन जो तुमने काम किया, वो बेसिक यूनिट ऑफ वर्क होता है। मिनिमम तुम कितने काम कर सकते हो, वो जो इस ड्यूरेशन को बोलते हैं क्लॉक साइकिल। स्मॉलेस्ट टाइम जो चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए। अब कुछ काम होते हैं, जैसे कुछ लोगों को मेरे तक पहुंचने में 6 7 क्लॉक साइकिल्स लग जाएंगे, जो धीरे धीरे आएंगे। हो सकता है कोई बहुत फास्ट आ जाए, उसको 2 ही क्लॉक साइकिल लगे, यानी कि मैं 2 ही बार पीछे मूव करके देखूं, अगली बार देखूं तब तक वो बंदा मेरे पास पहुंच भी गया। तो ये डिफरेंट चीज होती है। कुछ हैवी टास्क होते हैं जिनको 6 से 7 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं, 10 12 क्लॉक साइकिल्स लग जाते हैं कब परफॉर्म होने में। कुछ होते हैं जो 2 3 क्लॉक साइकिल्स में होते हैं, कुछ होते हैं जो एक ही क्लॉक साइकिल में हो जाते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन फैचिंग में हमें एक क्लॉक साइकिल लगेगी, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में भी एक क्लॉक साइकिल, एग्जीक्यूशन में भी एक क्लॉक साइकिल, मेमोरी एक्सेस में भी एक क्लॉक साइकिल, राइट बैक में भी एक क्लॉक साइकिल। तो ये मैं क्लॉक साइकिल के नंबर लिख रहा हूँ। क्लॉक साइकिल नंबर 1, क्लॉक साइकिल 2, क्लॉक साइकिल 3, क्लॉक साइकिल 4, क्लॉक साइकिल 5। पहली जो क्लॉक साइकिल है, ये जो है ना, ये मैं खड़ा हूँ, समझ लो। मेरा फेस इस तरफ है, ठीक है। ये जो I1 से I8 है, इनको मेरे पास पहुंचना है। पहली क्लॉक साइकिल में I1 यहाँ पहुंचा, ठीक है। बाकी शायद नहीं चले, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैचिंग में एक वक्त पे एक ही बंदा अलाउड है, ठीक है। I1 आ गया तो और कोई आ नहीं सकता। जब I1, अब अगली जो क्लॉक साइकिल है उसमें I1 यहाँ पे आया। जैसे ही I1 यहाँ पे आया, इंस्ट्रक्शन फैचिंग खाली होगा, तो I2 घुस गया यहाँ पे। I2 कहाँ पे घुसा, इसको थोड़ा सा ऊपर वाले से कंफ्यूज मत करना। I2 जो आया है, सेकंड क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, जो सेकंड क्लॉक साइकिल है उसके अंदर I2 जो है, I2 इंस्ट्रक्शन फैचिंग वाले यूनिट पे पहुंचा है, जबकि जो I1 है, I1 यहाँ पे पहुंच चुका है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में। ये सेकंड साइकिल की बात हो रही है। थर्ड साइकिल में क्या होगा,
कि जो I1 है, I1 पहुंच जाएगा एग्जीक्यूशन वाली यूनिट में, I2 जो है वो पहुंच जाएगा इधर वाली यूनिट में, और जो I3 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये थर्ड क्लॉक साइकिल की बात है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन मैंने थोड़ी सी गलत कर दी। I1 जो है फर्स्ट क्लॉक साइकिल में IF स्टेज पे होगा। IF यानी कि इंस्ट्रक्शन फैच वाली स्टेज पे। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में सिर्फ ये होगा। सेकंड क्लॉक साइकिल में जो I1 है वो पहुंच जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग वाली स्टेज में। लेकिन सेकंड क्लॉक साइकिल में जो I2 है, I2 कौन सी स्टेज पे होगा? IF पे। थर्ड क्लॉक साइकिल में जो I1 है वो पहुंच जाएगा एग्जीक्यूशन वाली जगह पे, EX। लेकिन थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या होगा? जो I2 था, अब जैसे ही आईडी खाली हुआ तो आईडी में स्पेस बच गया, I2 जा सकता है, तो आईडी, तो I2 जो है वो आईडी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग वाले स्टेज में चला जाएगा। जैसे ही सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग वाली स्टेज में गया, IF यानी कि इंस्ट्रक्शन फैच वाली स्टेज खाली होगी, वो स्टॉल खाली हो चुकी है। अब उधर अगला बंदा आ सकता है, यानी कि I3 आ सकता है। थर्ड क्लॉक साइकिल में I3 इंस्ट्रक्शन फैचिंग वाली स्टेज में आ गया। तो क्या ऐसे चलता रहेगा? ये बेसिक स्कीम होती है पाइपलाइन की, कि हमें कोई भी रिसोर्स को खाली नहीं रखना। खाली इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि अगर हमने खाली रखा तो हमारा प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगी। अगर हम कोई चीज़ खाली है, उसका यूज़ कर सकते हैं अगर, तो हम करें, ताकि जो काम है वो फटाफट से होता रहे। ये पूरा डायग्राम बन जाएगा ऐसे, जैसे IF की ऐसे चलेगी पूरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्थ क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन फोर्थ IF में आ जाएगा, फिफ्थ क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन फिफ्थ आ जाएगा IF स्टेज में। फर्स्ट वाली जो आई इंस्ट्रक्शन बना उसको देखते हैं, इंस्ट्रक्शन फैच पे था। सेकंड क्लॉक साइकिल में डिकोडिंग पे गया, थर्ड में एग्जीक्यूशन EX पे गया, फिर मेमोरी एक्सेस में गया। इसको मेमोरी एक्सेस MA बोल लो या फिर MEM भी बोलते हैं इसको। फिर फिफ्थ स्टेज में राइट बैक पे गया। इसके बाद ये निकल गया, बाहर ही निकल गया। इस वक्त जो फिफ्थ ये चल रहा है, फिफ्थ क्लॉक साइकिल में I1 राइट बैक स्टेज पे है, तो I2 कहाँ पे होगा? I2 MEM स्टेज पे होगा, यानी कि मेमोरी एक्सेस या फिर MA। ठीक है, जो I3 है वो कहाँ पे होगा? वो भी एग्जीक्यूट ही हो रहा होगा। और जो I4 है वो कहाँ पे होगा? वो भी डिकोड हो रहा होगा। ये टेबल तुम बना सकते हो खुद से, इसको बनाओगे तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि पाइपलाइनिंग कैसे वर्क करती है। पाइपलाइनिंग होता क्या है? एक टनल है, सपोज करो एक टनल में से सबको गुजरना है, सीक्वेंस में गुजरना है, उसी को पाइपलाइनिंग बोल रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन फैचिंग, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एक्सेस राइट, ये टनल है, इसमें से सभी को गुजरना है सीक्वेंस में। ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, बस इतना सही। और एक छोटी सी चीज, मेन चीजें आज की हो गई हैं पूरी, और लगभग लगभग तुम्हारा वीक 2 का 50% आज कवर हो चुका है। थोड़ा सा बचा जो डेटा हजार्ड्स वगैरह बचे हैं, वो हम कल करेंगे, वो भी छोटी सी चीज है बेसिकली। कोई और कलर यूज करें क्या आज? हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन होता है क्या, ये आज का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी चीज जो मैं थोड़ा और क्लैरिटी देना चाहता हूँ।
पहली लाइन में आधा खत्म। वही था यार, देखो पाइपलाइनिंग मेन चीज क्या है कि तुम नेप्टल वाले सर से इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि सर टेक्निकल चीजें ज्यादा बोलते हैं, एग्जांपल्स कम देते हैं। ठीक है, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे को भी दिक्कत आई थी, बट ये है कि मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी उनके साथ। अब एग्जाम्पल तुम याद रखोगे ना, क्योंकि हमारे पास डेज कम है, लेकिन हम एग्जाम्पल याद रखेंगे ना तो हम कॉन्सेप्ट को बहुत आसान से याद कर सकते हैं। एक तो जो स्टार्टिंग में मैंने मेमोरी वगैरह से तुम्हें रिलेटेड किचन का एग्जाम्पल दिया था, वो शायद छप भी चुका होगा तुम्हारे मन में, उसको याद रखो। कुछ चीजें भूल नहीं पाओगे, सारी चीजें रट्टा भी नहीं मारनी पड़ेगी, तुम बस क्वेश्चन देखोगे, समझोगे, कर लोगे। चलो, एक छोटी सी चीज, इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू के पास जा रहा है वो किसी बाइनरी नंबर में जा रहा है, सपोज करो ऐसे जा रहा है। ये 16 बिट्स लिखे हैं मैंने। सपोज करो कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जा रहा है 16 बिट्स में, ठीक है, 16 बिट्स का इंस्ट्रक्शन। अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑपरेंड्स क्या हैं, ऑपकोड क्या है? सीपीयू में प्री डिफाइंड होता है कि आपको कैसे ब्रेकअप करना है इस पूरे इंस्ट्रक्शन का। तो शायद सीपीयू के अंदर पता था सीपीयू को कि जो लास्ट के 4 बिट्स हैं, अगर यहाँ से ऐसा इंस्ट्रक्शन आया है, ऐसे एड्रेसिंग मोड के साथ आया है, तो जो 4 बिट्स लास्ट के हैं वो ऑपरेंड नंबर 3 को बता रहे हैं। ये नेक्स्ट वाले 4 जो हैं ये ऑपरेंड 2 को बता रहे होंगे, ये 4 जो है ऑपरेंड 1 को, ये 4 जो है आउटपुट को बता रहे होंगे। ऐसा सीपीयू मान के चल रहा है, मतलब सीपीयू का आर्किटेक्चर है, अलग अलग चीजें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही ब्रेकअप करे, बहुत अलग अलग तरीके से ब्रेकअप होते हैं। ये वन ऑफ द ब्रेकअप्स है जो सीपीयू ने किया। तो ये सीपीयू को अपने आप पता चला कि ऐसे करना है, बिकॉज उसके अंदर जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो मतलब चीजें हैं, जिस तरीके से लॉजिक गेट्स लगे हैं, उस तरीके से पता चला। तो अब सीपीयू क्या करेगा, इस ओप कोड को देखेगा, समझा कि ये ऐड है, तो उसको पता चल गया कि मेरे को ऐड कराना है, वो कंट्रोल यूनिट के पास एडिशन वाला भेजेगा। कंट्रोल यूनिट बेसिकली एएलयू को भेजेगी कि ऐड करना है। ये जो ऑपरेंड 1 है, इसका मतलब है कि ये डेस्टिनेशन है। जब इन दोनों का ऐड कराना है, उसके बाद स्टोर इसके अंदर करवाना है, ये मतलब होता है। अच्छा, ये जो है ना, हो सकता है कि एक रजिस्टर का नेम हो R2, हो सकता है ये रजिस्टर का नेम हो सकता है ये भी रजिस्टर का नेम हो। यानी कि R2 को देखो, R2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, फिर R3 के अंदर देखो, R3 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, उन दोनों को सम कराओ और उसको स्टोर कराओ R1 के अंदर। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आज की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, कोई डाउट्स है तो पूछो। समराइज मैं करा देता हूँ, कोई भी डाउट है तो एक बार वो पूछ लो। क्या कर रहा है? अगर कोई डाउट्स नहीं है तो भी लिख दो यार ग्रुप में, कोई डाउट्स नहीं है। ये क्या, थर्ड साइकिल रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। 1 राउंड में तो आगे वाले ब्लॉक्स एम्प्टी रहेंगे। आयुष, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना कि कौन से वाले ब्लॉक्स की तुम बात कर रहे हो, कौन से राउंड की। पाइपलाइनिंग में रिपीट कर रहा हूँ, जिनको समझ आ गया वो क्लास से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। जिनको अभी इमरजेंसी में भी जाना है तो वो भी जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा रिकॉर्डिंग। आयुष बोलो बोलो। जब फर्स्ट साइकिल होगा तब। अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक बार थोड़ा समराइज करता हूँ, जो लास्ट वाला मैंने बताया इस पर वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है, वो क्वेश्चन तुम्हें आज ट्राई करना है। फिर हमने उसके बाद एक एग्जांपल समझा, मैथ्स वाला। अच्छा, मैथ्स वाला एग्जांपल तो मैं समझा चुका हूँ, ये शायद तुम्हें समझ में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
जस्ट सपोज करो कि एक शेफ है, ठीक है, एक शेफ को काम करना है कि इसी बंदे को पानी, शेफ तुम हो, तुम्हें पानी उबालना है, तुम्हें उसी के अंदर मैगी डालनी है, तुम्हें उसी के अंदर मैगी का मसाला डालना है, तुम्हें ही बनानी है, और तुम्हें ही फाइनली किसी बाउल में मैगी डालनी है। ये सब काम तुम्हें ही करना है। तो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया कि भाई मैगी बनानी है, तुमने ये पांचों काम किए, हर एक काम करने में तुम्हें 1 सेकंड लगा, तो तुमने टोटल 5 सेकंड लगाए, मैगी दे दी। फिर अगला तुम्हारे पास ऑर्डर आया, तुमने 5 सेकंड और लगाए, मैगी दे दी। अगर ये पांचों जो काम हो रहे हैं ये अलग अलग बर्तनों में हो रहे हैं, जस्ट सपोज करो, ठीक है, कि किसी में कुछ हो रहा है, जस्ट एक एग्जांपल कि अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, और यहाँ पे एक जना नहीं 5 शेफ होते हैं, हर एक चीज के लिए स्पेशलाइज। जैसे शायद मैकडी वगैरह में तुमने सुना होगा, हर एक चीज के लिए एक अलग बंदा होता है, इसलिए वो फास्ट सर्विस दे पाते हैं। तो वो सिस्टम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं कि एक यूटेंसिल पे, एक स्टेज पे हमने एक इंसान को लगाया हुआ है, वो प्रोफेशनल है, वो उस चीज को करेगा, जैसे ही करेगा वो चीज तैयार करके अगले बंदे को दे देगा। अब उसको जैसे मर्जी बनानी है सामने वाले को, वो बनाएगा। वैसे ही जैसे ही मैंने यहाँ से वो कुछ सामान बना के किसी दूसरे को दिया, वैसे ही मेरे पास और सामान आ जाएगा, फिर मैं उस पर वर्क करूंगा, इसको खत्म करके दूंगा, वैसे ही मेरे पास एक और आ जाएगा। तो मैं कभी भी रुक नहीं रहा हूँ बीच में। यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एक ऑर्डर आया, तो पहले वाले शेफ ने कुछ किया, ठीक है, फिर उधर से करके जैसे ही उसने दूसरे वाले शेफ को दिया काम, इसके पास एक और ऑर्डर आ गया, तो ये क्या कर सकता है, दूसरे वाले ऑर्डर को लगाना स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इससे जो सेकंड बंदा आया था जिसने ऑर्डर दिया था, उसको कम टाइम वेट करना पड़ेगा। जो पहला बंदा था उसको 5 सेकंड वेट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा बंदा आता है पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो 5 सेकंड उसने पहले वाले बंदे के लिए वेट किया, फिर 5 सेकंड खुद की मैगी बनने का वेट किया। इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि उसको टोटल 6 सेकंड लगे वेट करने के लिए। 6 सेकंड कैसे निकाले हम न्यूमेरिकल्स करके करेंगे। टोटल 6 सेकंड लगे, पहले 10 सेकंड लग रहे थे अगर एक ही शेफ था, अब जब 5 शेफ हो गए हैं तो उसको टोटल 6 सेकंड से वेट करना पड़ रहा है। तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई हमने, हमने कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेसिकली उसको इंक्रीज किया। तो हम यही सब चीजें चाहते हैं प्रोसेसर में। उसके लिए ये एग्जांपल तुम वापस से चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, और ये वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तुम मैस में हो, मैस में 5 अलग अलग स्टोर्स है, तुम्हें उधर से सामान लेना। अगर तुम्हें क्यू में खड़े हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि तुमने पहले स्टोर से सामान लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, चौथे से लिया। जब तुम स्टोर 4 पे पहुंचो तब तक दूसरे वाला बंदा हिला ही नहीं अपनी पोजीशन पे, दूसरे वाला भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। अगर तुम सेकंड स्टॉल पे हो तो दूसरे वाला फर्स्ट स्टॉल पे होगा, तुम फोर्थ स्टॉल पे तो दूसरे वाला बंदा थर्ड स्टॉल तक पहुंच चुका होगा। यही कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइनिंग में। आयुष ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं सेकंड स्टॉल पे हूँ, यानी कि सेकंड वाले स्टेज पे हूँ, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो खाली है। हाँ, वो खाली रहेंगे क्योंकि उधर तक तुम पहुंच ही नहीं सकते ना, पाइपलाइन है, तुम्हें सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो उस वक्त जरूर वेस्ट जाएगा। हमारा मेन मोटिव होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज मिनिमाइज करनी है, हम खत्म नहीं कर सकते उसको। जितना कम रिसोर्स वेस्ट हो उतना ज्यादा बेटर है हमारे लिए, उतना ज्यादा थ्रूपुट बढ़ेगा हमारे सिस्टम। ये किस तरीके से प्रोसेसर देखता है कि मैंने कैसे ब्रेकअप करना है बिट्स का, वो सब उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स होता है कि कैसे करना है। अब ये वाला मैं वापस बताता हूँ, इसको इरेज ही कर देते हैं, वापस समझाता हूँ पूरा का पूरा। एग्जाम्पल जरूर याद रखना। क्या था, मेरी टर्न है, जो हम स्टैचू वाला गेम खेल रहे थे, 3 क्लैप्स खेल रहे थे, मेरी टर्न चल रही है, और मेरे को, मैं उस तरफ देख रहा हूँ, ये तुम लोग हो, 8 लोग जो तुम हो, तुम्हें मेरे पास आना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 5, सपोज करो कि यहाँ पे ना पानी है पूरा का पूरा, ठीक है, सपोज करो कि पानी, और ऐसे 5 ना चैनल्स बने हुए हैं पानी के, ठीक है। हर चैनल के अंदर एक फ्लोटिंग लीफ है, एक पत्ती है बड़ी सारी जो तैर रही है, हर चैनल के अंदर है, कहीं पे भी हो सकती है वो, ठीक है, और ये मूव कर रही है। ये रिक्वायरमेंट पड़ने पे अगर ये वाली है तो ये इस तरफ भी आ सकती है, फर्स्ट वाले बंदे के लिए, नीचे 8 वाले के लिए भी जा सकती है, ये ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक है।
एक लीफ पे एक ही बंदा आ सकता है और लीफ भी एक ही है। फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ, जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल थी, आई1 ने देखा कि मैं चला जाता हूँ, आई1 आया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेचिंग। फर्स्ट क्लॉक साइकिल के अंदर आई1 ने इंस्ट्रक्शन फेचिंग कराई। अब तुम्हें पता है कि जब तक इंस्ट्रक्शन फेचिंग नहीं हो जाती तब तक तुम आगे वाली किसी जगह पे नहीं जा सकते, तुम स्किप नहीं कर सकते। तो I2 से I8 कोई भी जा ही नहीं पाया। फिर नेक्स्ट जो क्लॉक साइकिल थी, यानी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा, अब मैंने पीछे मुड़ा था, अब मैंने वापस आगे फेस कर लिया, तो तुम लोग और आगे आ सकते हो। तो जो I1 था वो इंस्ट्रक्शन फेचिंग से कहाँ पे चला गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग पे। अब ये जो लीफ थी ये फ्री हो गई, ये वाली भर गई, इस पे I1 आ गया, अभी ये वाली फ्री है, ये वाली कहीं पे भी मूव कर सकती है, तो इस पे I2 आ गया। अब अभी I2 आया इस वक्त, बट मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को बताना है कि क्लॉक साइकिल कौन सी है। तो सेकंड, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, I2 IF में आया बट सेकंड क्लॉक साइकिल में आया। ठीक है, ये थे फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, ये सेकंड में आया। अब क्या हुआ कि मैंने वापस पीछे देखा, फिर मैं वापस अब सामने देख रहा हूँ। इतने में जो फर्स्ट I1 था ये एग्जीक्यूशन वाली स्टेज पे आ गया। तो अब ये वाली जो लीफ थी ये ब्लैंक हो गई, ये वाली भर गई। अब इधर कोई नहीं आ सकता, लेकिन इधर तो कोई आ सकता है। जो I2 था उसने देखा कि हाँ यार मैं जंप कर लेता हूँ, मेरे पास जगह। फिर I2 आ गया, कौन सी स्टेज में, डे कोडिंग की स्टेज में, लेकिन थर्ड क्लॉक साइकिल में आया। जो I1 एग्जीक्यूशन में आया था वो भी थर्ड क्लॉक साइकिल में आया। I3 ने देखा कि ये वाली लीफ जो ये ब्लैंक हो चुकी है, I3 ने जंप मार ली, I3 आ गया इंस्ट्रक्शन फेचिंग वाली स्टेज में, थर्ड क्लॉक साइकिल में। तो ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ये लोग आगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, I1 जो होगा वो राइट बैक पे पहुंचेगा, यहाँ पे I2 पहुंचेगा, यहाँ पे कहीं पे I3 I4 I5 भी पहुंचेंगे। उसके बाद I1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट बैक हो जाएगा, तो उसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, वो एग्जिट कर जाएगा। ये है नॉर्मल सी चीज। अब कोई डाउट्स? देख लो भाई। फर्स्ट साइकिल विल बी कंपैरेटिवली स्लो। अगर तुम सिर्फ फर्स्ट साइकिल को देखो अलग से, तो फर्स्ट साइकिल स्लो मानी जाएगी, बट क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्लॉक्स, तुम देखो ना, जो तुम्हारे फोन में प्रोसेसर है 2.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, यानी कि 2.2 गीगा कितने होंगे, मतलब मान लो मिलियंस होते हैं, बिलियंस, जो भी, उतने इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में प्रोसेस हो रहे हैं, उतनी क्लॉक साइकिल्स हो रही है। तो वो इतने फास्ट होते हैं कि तुम्हें एवरेज ही निकालना पड़ता है, तुम पर्टिकुलर किसी साइकिल का नहीं निकाल सकते। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं, तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसमें पूछेंगे कि एवरेज कितना टाइम लगा पर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने में, पर स्टेज में। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट्स है तो पूछो, नहीं है तो रिप्लाई जरूर करो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें क्लियर हो गया। आयुष पठानिया, डाउट्स नहीं है या फिर क्लियर नहीं हुआ? नो डाउट, ठीक है। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो क्लास एंड करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताया हैं, लिंक्स भेज रखे हैं, मैं वापस भेज दूंगा, उनको जरूर अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चलो, बाय बाय।